गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नारायण लाल क्लासेस। तो आज हम अपना अगला असाइनमेंट करते हैं जो है हमारी कविता पर्वत प्रदेश में पावस, और उसके सारांश से संबंधित हम अपना अगला असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं, क्योंकि हमारी पूरी कविता से लेकर जितने भी संबंधित प्रश्न जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग उनका हल ढूंढेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, जैसा कि आपको पता है कि पर्वत प्रदेश में पावस, पूरी कविता वर्षा ऋतु पर ही आधारित है। पावस का मतलब होता है वर्षा होना, यानी बारिश होना। ओके, तो हमारा पहला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में कौन अपनी जादूगरी दिखा रहा है? तो ये लिखते हैं, वर्षा ऋतु में इंद्र, जैसा कि आप जानते हैं कि इंद्र को वर्षा का देवता हम लोग मानते हैं, है ना। तो उन्हीं के लिए कहा है कि इंद्र जलदयान में विचर, विचर का मतलब होता है घूमना, विचर विचर कर अपनी जादूगरी का खेल दिखा रहा है। ओके, आपने देखा है कभी जब बारिश होती है तो कभी मौसम बहुत घनघोर बारिश होती है, कभी काले बादल छा जाते हैं, कभी धूप खिलने लग जाती है, तो वो इसीलिए उसे इंद्रजाल कहा है, क्योंकि उसमें बदलाव होते रहते हैं मौसम के। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? जैसा अभी, क्योंकि इंद्र देवता जो है वो अपना जादूगरी का खेल दिखाते हैं, तो उस खेल के बारे में पूछा गया है कि आखिरकार प्रकृति के उस वातावरण में कौन कौन से परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। पावस ऋतु में प्रकृति का रूप हर पल बदलता रहता है, बदलता रहता है। कभी धूप निकलती है, तो कभी काले काले घने बादल सूरज को ढक लेते हैं, ढक लेते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब बारिश होती है तो कभी घनघोर बारिश होती है, एकदम सूरज निकला होता है, कभी धूप खिलाती है, और एकदम से फिर अचानक काले बादल जब सूरज के सामने आते हैं तो फिर से सूरज दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और खास तौर से हमारे जितने भी मौसम होते हैं उनमें सब में ज्यादातर परिवर्तन वर्षा ऋतु में ही देखने को मिलते हैं। वैसे भी भारत में अनेकों ऋतुएं दिखाई देती हैं हमें, हम सभी उसका आनंद लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कवि ने तालाब की समानता किससे की है या किसके साथ की है? तालाब को उन्होंने क्या माना है? जो पर्वत के साथ जो तालाब है उसको क्या माना है? कवि ने तालाब की समानता दर्पण से की है।
क्योंकि जब तालाब, पहाड़ पर्वत के नीचे जब तालाब होता है तो उसमें पर्वत का, उस पहाड़ का प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है। जैसे हम अपना प्रतिबिंब किस में देखते हैं? दर्पण में, आईने में। तो इसीलिए तालाब को क्या, किस रूप में माना है कवि ने? दर्पण के रूप में। उसकी तुलना या उसकी समानता दर्पण से की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं और बहते हुए झरने की तुलना, जब बहते हैं झरने ऊपर से नीचे गिरते हैं तो उसकी तुलना किससे की गई है? जैसे यहाँ पर तालाब की तुलना दर्पण से की गई है, ऐसे ही पूछा है कि बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है और बहता हुआ झरना किसके गौरव का गान, यानी कि किसके गौरव की का गुणगान करते हैं, गीत गाते हैं। तो ये देखते हैं, झरने पहाड़ के गौरव, क्योंकि आपने देखा है पहाड़ बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, का गान कर रहे हैं। कवि ने झरनों की तुलना झरते हुए, झरने का मतलब होता है नीचे गिरते हुए, झरते हुए मोतियों से की है। जब झरना ऊपर से गिरता है तो पानी ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी दिखने की बजाय सफेद दिखाई देता है, उसकी बूंदें बिल्कुल सफेद हमें दिखाई देती, तो ऐसे लगता है जैसे ऊंचाई से मोती गिर रहे हैं, मोती बिखर रहे हैं। तो इसीलिए उनकी जो तुलना मोतियों से की गई है, झड़ते हुए मोतियों से की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारा 5वां प्रश्न है, एक कविता की पंक्ति ली गई है टूट पड़ा भू पर अंबर, मीन्स धरती पर आसमान टूट पड़ा है। कविता का उस जो पंक्ति है उसका अर्थ वास्तव में यही है, लेकिन ऐसा क्यों कहा गया है, उसका जो उदाहरण है वो क्यों दिया गया? तो क्या होता है, जब तेज बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि धरती पर आसमान टूटकर गिरने लगा हो, गिरने लगा हो। और ये चीज आप लोगों ने देखी भी होगी कि जब बहुत घनघोर बारिश होती है उससे पहले बादल इतनी इतनी बुरी तरीके से गरजते हैं, गड़गड़ाहट उनकी इतनी तेज होती है, धमाका उनका इतनी तेज होता है, ऐसे लगता है जैसे कि आकाश जो है वो टूटकर धरती पर ही गिर पड़ेगा, और बहुत लगातार एकदम बिल्कुल इतनी बहुत ज्यादा तेज उसमें गति में बारिश होती है, तो इसीलिए कहा गया है। चलिए तो कोई अगले हमारा जो क्वेश्चन है 6, 7 और 8, उनमें हमारे शब्द, कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ पूछा गया है। इसमें हमारा पहला शब्द है उर। तो उर शब्द का अर्थ है हृदय, मतलब मन। ओके, हमारा 7वें में भी शब्द का अर्थ पूछा गया है और शब्द है आपका दृग सुमन। दृग कहते हैं आंखों को और सुमन कहते हैं फूलों। इसका अर्थ है
पुष्प रूपी सुमन, यानी कि फूलों को, वो आंखों को किसके समान माना है? फूलों के समान। पुष्प रूपी आंख, या हम नेत्र भी कह सकते हैं। ओके, हमारा अंतिम प्रश्न जो है उसमें हमारा शब्द दे रखा है अनिमेष। अनिमेष का अर्थ है अपलक, स्थिर दृष्टि। कहते हैं ना एक टक लगातार किसी को देखते रहना, तो उसी को अनिमेष बोलते हैं। अपलक या स्थिर दृष्टि, और हम कह सकते हैं लगातार देखते रहना, लगातार देखते रहना। साधारण भाषा में हम लोग कह सकते हैं लगातार देखते रहना। ओके, लगातार देखते रहना, एक टक देखते रहना, इस तरीके के शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर इस शब्द का प्रॉपर अगर हम अर्थ देखेंगे, अपलक मीन्स पलक झपकाए बिना, और स्थिर दृष्टि लगातार देखते रहना। स्थिर दृष्टि, नजर एक ही जगह पर जब टिकी रहती। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।